हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान के जीएस सेंटर में। और आज से हम जीएस शुरू करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में, जो कि हम भारतीय इतिहास के बारे में पूरा चीज़ आपको बताएंगे। जितने भी भारतीय इतिहास में जैसे धर्म हो गए या सभी सभ्यताओं के बारे में स्टार्ट करेंगे बताना। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू कर लेते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि पुराने समय में भारत के इतिहास में किस किस स्रोतों की जानकारी हुई। सबसे पहले हम इनकी शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, थोड़ा काफ़ी समय के बाद वीडियो हमने इसमें अपडेट करना शुरू किया, डालना शुरू किया है, तो थोड़ा सा समय बीच में तबीयत खराब हो जाने के कारण मैंने वीडियो बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लगातार आपके साथ हुई वीडियो के साथ बने रहेंगे और हिंदी और इतिहास का वीडियो मैं लगातार इस बीच में अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं वीडियो जो डालूंगा वो हिंदी इतिहास के बारे में होगा। और उससे पहले भारतीय इतिहास के बारे में आप जान लीजिए। अगर कहा जाए तो भारतीय इतिहास विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अगर माना जाए तो ये भी जिससे सभी सभ्यताएं हैं, विश्व में कई सभ्यताएं हैं, तो इसमें भी प्राचीन सभ्यताओं में से एक इतिहास है जो भारतीय इंडियन पॉलिटी की बात, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर ले तो इंडियन हिस्ट्री बहुत पुरानी सभ्यता है। ठीक है, समय अनुसार हमारा जो भारत है, मैं अभी इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो समय अनुसार भारत को कई नाम दिए गए, कई लोगों ने इसके नाम का। यूनानियों ने, अगर यूनानी की बात कर ले दोस्तों, देखिए यहाँ पर इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। ठीक है दोस्तों, अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया जो नाम है इसको किसने दिया? यूनानियों ने दिया। ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसने नाम दिया दोस्तों? तो अरब तथा ईरानियों ने इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया। जैनियों ने भारत जम्बूद्वीप को भारत कहा, जैनियों ने भारत को जम्बूद्वीप कहा। ठीक है, अब देखिए ये भरत और भारत दो चीज लिखा हुआ है। भरत यानी कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो नोट्स आप बनाते रहिए साथ साथ। और अगर बहुत प्राचीन समय की बात करें, बहुत पुराने समय की बात करें, तो मत्स्य पुराण में भारत को 9 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्णी, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुस, त्रास्तिमा और सागर, इन 9 नामों के रूप में इसको बांटा गया था। ठीक है, अगर हम भारतीय इतिहास को समझना चाहें तो हमको भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा, इसके बहुत अंदर झांक के देखना पड़ेगा। तो अगर हम भारतीय इतिहास को समझना चाहें तो इसको 3 तरीकों से हम समझ सकते हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात कर ली जाए तो साहित्यिक साक्ष्य जो हमको मिले हैं, उस साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार हम इसको मान सकते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा था या पहले के लोग ऐसे थे, इस तरह से। हाँ, इस चीज को भी माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि जो विदेशी यात्रियों ने अपने विवरण दिए, जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर विवरण दिया, अपना बताया कि भारत में पहले कैसा था और कैसे कैसे जो विवरण दिए, उनके विवरण पर भी हम मान सकते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की अगर बात कर ली जाए तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होता है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब होता है जो पुराना साक्ष्य, यानी कि जो हमको खुदाई के दौरान मिलता है, यानी कि जो पुरानी पुरानी चीजें हमको मिलती हैं, उसके आधार पर हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। तो अगर साहित्यिक साक्ष्य को हमको समझना है तो सबसे पहले हम साहित्यिक साक्ष्य को समझेंगे। साहित्यिक साक्ष्य मतलब जो साहित्य के अनुसार बनाया गया, पुराने लोगों ने जो अपना अपना साक्ष्य रखा, अपना अपना मत रखा कि इस हिसाब से ये चीज रहा, पुराने लोगों ने अपना मत रखा, तो उसी मत के हिसाब से इसको हम साहित्यिक साक्ष्य मान लेते हैं। इसमें 2 चीजें मानी गई, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य की हम बात कर लेते हैं, फिर लौकिक साहित्य की बात करते हैं। तो हम धार्मिक साहित्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो धार्मिक साहित्य की बात जो की गई वो सबसे पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर के बारे में बात की गई। ब्राह्मण था, ब्राह्मण के थोड़ा सा कुल ऊपर और नीचे की बात की गई। ठीक है, जिसमें आपने बात किया वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि, मतलब इन सब के आधार पर भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, वेद भारत का सबसे प्राचीन, अगर वेद की हम बात कर लें तो वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, जिसके समकालीन कर्ता महर्षि कृष्णाद्वैपायन है, यानी कि महर्षि कृष्णाद्वैपायन है। कृष्णाद्वैपायन की अगर बात कर लें, कृष्णाद्वैपायन सबसे पहले इन्होंने ही, कृष्णाद्वैपायन जी ने ही इस वेद को, वेद के द्वारा उन्होंने, कृष्णाद्वैपायन जी ने कहा कि वेद के द्वारा हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बूझ सकते हैं। तो वेद के द्वारा जब इसकी बात की गई, समझाने की बात की गई, ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात मैं कर रहा हूँ? कृष्णाद्वैपायन जी का, जो वेद, और इन्होंने कृष्णाद्वैपायन को हम इन्हीं को हमने नाम दिया वेद व्यास, यानी कि वेद के बारे में जो जानता है, यानी किसी भी चीज के बारे में जो जानता है उसको हम उसका व्यास कहते हैं। ठीक है,
तो हम बहुत ही कम समय में ये शॉर्ट नोट आपको बनवाएंगे। आप शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा, जिसके बारे में जानकारी होती रहे, मेरी बातों को सुन करके आप नोट्स बनाते रहिएगा। यूपीएसआई, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई यूपीएसआई में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। इसमें मैं आपको सिर्फ शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, बहुत लंबे मेथड से नहीं बताना है। यहाँ तक कि मेरे अनुसार आपके समझ में पूरी तरह से आना चाहिए, ऐसा मैं इसको बताऊंगा। और बहुत ही बढ़िया साधन आपके लिए रहेगा, बहुत ही उचित साधन रहेगा, एकदम फ्री में है। वीडियो सिर्फ आपको देखना है और पूरा नोट्स बनाना है, पूरी तरह से समझ लेना है प्राचीन भारतीय इतिहास की। ये पहला भाग होगा। इसके दूसरे भाग में हम जो है लौकिक साहित्य के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ धार्मिक साहित्य के बारे में ही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर वेदों की बात कर लेता है तो वेद इसमें कितने आ गए? वेद 4 आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। कौन कौन से वेद आ गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद आए। कौन कौन से वेद अगर इसमें पढ़े जाएंगे तो 4 वेद कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के बारे में बताया गया दोस्तों, ठीक है। 4 वेद की एक संहिता बनाई गई जिसमें 4 वेद डाले गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब अगर ऋग्वेद सबसे प्राचीन अगर कोई वेद माना जाता है तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। जिसमें देखिए संख्याओं की अगर बात कर ले जाए, ऋग्वेद की लेखन की अगर बात कर लें तो ऋग्वेद के लेखन की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? 10 मंडल 8 अष्टक, 10 मंडल 8 अष्टक, 10 मंडल 8 अष्टक, 10,600 मंत्र, 10,600 मंत्र, 10,600 मंत्र, यानी 10 मंडल 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 युक्ति इसमें जो है दर्ज है। 1028 युक्ति इसमें दर्ज है। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? सबसे प्राचीन वेद, यानी कि अगर कोई कहे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद की बात अगर कर ली जाए तो सबसे प्राचीन वेद क्या है दोस्तों? वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है? कितने चीजें आई? 10 मंडल 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्ति इसमें निहित है, लिखी गई है। ये ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके चलन की बात करें तो ऋग्वेद की चलन किसके अंतर्गत आई थी? आर्यों के अंतर्गत ऋग्वेद की चलन आई थी। आर्यों ने ऋग्वेद का चलन किया, उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो साहित्य के अनुसार हम भारत के इतिहास को समझ सकते हैं और इसमें आपको भगवान के बारे में तथा उनके वेदों के बारे में, उनके वचन के बारे में इस तरह से बताया गया। अभी हम सिर्फ वेद की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद की रचना अगर मान ली जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी कि अगर ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है कि ऋग्वेद की जो है रचना की गई है, ठीक है। लोग कहते हैं भगवान ने ऋग्वेद की रचना की, कुछ लोग भी कहते हैं। ऋग्वेद को जो है 9-10 मंडल में बांटा गया है। इसके कितने मंडल में बांटा गया है? 10 मंडल में बांटा गया है। ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है, इतना आप जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका प्रसिद्ध मंत्र, अगर ऋग्वेद में कोई प्रसिद्ध मंत्र है, एक प्रसिद्ध मंत्र माना गया जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं। अगर कोई पूछ रहा है ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र क्या है तो आप तुरंत बताएंगे कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंत्र कौन है? गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्तियां हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना की गई दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम ऋग्वेद के बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं, सभी वेदों के बारे में। अभी हम सिर्फ वेद की बात कर रहे हैं दोस्तों, वेद की बात कर रहे हैं। चलिए अभी हम वेद की बात कर लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। सामवेद को भारत का, देखिए अब सामवेद की अगर बात कर ली जाए, सामवेद की बात कर लीजिए। सामवेद को भारत का मूल संगीत कहा गया, यानी कि सामवेद से हमको किसका ज्ञान हुआ? संगीत का ज्ञान हुआ, इसे मूल संगीत कहा गया। सॉरी दोस्तों, कुछ खांसी आ रही है इसलिए दिक्कत हो रहा। सामवेद को क्या कहा गया? संगीत का मूल कहा गया, ठीक है। इसमें क्या है? सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं,
यानी कि इसमें इसको ऋचाओं के अंतर्गत माना गया है। 1549 ऋचाएं हैं सामवेद में, 1549 ऋचाएं हैं, यानी कि इसमें कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1549 ऋचाएं हैं जो सामवेद के अंदर बनाए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, और शेष जो भी है सामवेद में जो भी शेष चीजें आई हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि सामवेद को ऋग्वेद के अंतर्गत बनाया गया है। तो हम उस पर विशेष ध्यान दे करके विशेष टिप्पणी करेंगे। ठीक है, अभी देखिए इस वेद की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, जैनीय, रामणीय और कौथुम। जैमिनीय और रामणीय और कौथुम। ठीक है, अभी देखिए इसकी क्या क्या, जैमिनीय, रामणीय और कौथुम, इस वेद की प्रमुख विशेषताएं, ये 3 चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, मिलाई गई हैं। कौन कौन सा? जैमिनीय, रामणीय और कौथुम, ये 3 चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। देखिए जैनी, उस समय जैनी थे, जब सामवेद का निर्माण हुआ तो उसमें जैनी थे, और इसमें ऋचाएं कितनी हैं? 1549। बाकी जो चीजें हैं वो कहां से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं, सामवेद में ला करके मिला दी गई हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से इस चीज को सीखेंगे। सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि सब सीखते हैं, हम भी कहीं ना कहीं सीखे हुए हैं, जो आपको आज थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसमें अगर सामवेद का मुख्य मंत्र अगर कह दिया जाए कि सामवेद का मुख्य मंत्र क्या है, तो सूर्य स्तुति मंत्र है। सूर्य स्तुति मंत्र ये मुख्य मंत्र है सामवेद का। इसे याद बिल्कुल रखना है कि सामवेद का मुख्य मंत्र क्या है, तो आपको याद रखना है कि सूर्य स्तुति मंत्र सामवेद का मुख्य मंत्र है। तो हमें बिल्कुल ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि किस वेद में क्या क्या और क्या क्या चीजें आई, विशेषता। हम बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको एक एक चीज के बारे में बताना है और शॉर्ट में बताना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो आईएएस और पीसीएस की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हमें तैयारी क्या करना है? 1 दिवसीय परीक्षा की। ठीक है, चलिए अब हमने जान लिया है, अब हम यजुर्वेद की बात में ज्ञान कर ले। यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो यजुर्वेद से कविता और गद्य निकला। यजुर्वेद की अगर बात कर दी जाए, यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो यहां से गद्य और पद्य का निर्माण होता है। ठीक है, कविता और कहानी का निर्माण होता है, गद्य और पद्य का निर्माण होता है। वो किससे निर्माण होता है दोस्तों? यजुर्वेद से निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर क्या हमको देखने को मिल रहा है? गद्य पद्य, और दोनों भाषाओं में, इसमें कई भाषाओं में एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य लिखा गया और कई भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, इस वेद को 2 भाग में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इस वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में इसको बांटा गया। हमें कंठस्थ करना है, हमें नोट्स बनाना है, हमें आगे पढ़ाई करना है, तो जरूरी है ये शॉर्ट नोट बनना। जब हम शॉर्ट नोट बनाएंगे तभी किसी के अंदर हम बहुत ज्यादा डीपली घुस करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो हमारे सामने 1 दिवसीय परीक्षाएं आ रही है, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, या किसी रेलवे का हो, या किसी बैंकिंग की नौकरी हो, जो 1 दिवसीय के लिए सबसे आसान है, सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छा टॉपिक मैंने उठाया है। और टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पढ़ाते रहेंगे और एक एक चीज की जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, अगर इसमें बात कर ली जाए तो अब यजुर्वेद की बात हो गई, अथर्ववेद की बात कर ली जाए तो अथर्ववेद में, अब यहां पर मैंने आपको सामवेद बता दिया, यजुर्वेद बता दिया, यानी कि सामवेद बता दिया, यजुर्वेद बता दिया। अब अथर्ववेद की बात है तो इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, इसको हम मिटा लेते हैं और अथर्ववेद के बारे में हम आपको बताते हैं। अथर्ववेद में क्या हुआ दोस्तों? अथर्ववेद में यहां पर मनुष्यों के बारे में बताया गया, उनको सामाजिक परंपराओं का ज्ञान दिया गया। अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें मनुष्य के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? मनुष्य के बारे में बताया गया, इनके विचार के बारे में बताया गया, और ये किस प्रकार से अंधविश्वासी बने इसके बारे में भी इसमें अंधविश्वास के बारे में बताया गया। अंधविश्वास के बारे में बताया गया, और किसके बारे में बताया गया? मनुष्य के विचार के बारे में बताया गया। किसमें बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया। ठीक है, तो इसमें हम जाकर के पढ़ेंगे अथर्ववेद में क्या है, बहुत डीपली जाने नहीं है। इसमें 20 मंडल, 731 ऋचाएं और 5000, इसमें कितने हैं ध्यान दीजिए, 20 मंडल है, 731 जो है क्या है, ऋचाएं हैं, 731 ऋचाएं हैं और 5987 मंत्र हैं, 5987 मंत्र हैं इसमें इंक्लूड है। किसमें इंक्लूड है? अथर्ववेद में। कौन कौन से? 20 मंडल है, 731 ऋचाएं हैं और 5987 मंत्र इसमें इंक्लूड है दोस्तों। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है बहुत विस्तार से। उसके बाद अगर बात कर ली जाए
इसके बाद अगर बात कर ली जाए, इन वेदों के बाद अगर बात कर ली जाए कि वेदों के अलावा किस किस चीज में आया, तो अभी आपके बीच में उपनिषद मैंने लिखा था, वेद के बाद लिखा हुआ था उपनिषद। उपनिषद, इसके बारे में जान लेते हैं। उपनिषद क्या होता है दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उपनिषद क्या होता है, उपनिषद जान ले। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। समीप यानी किसी के समीप जब हम बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। समीप बैठना, इस उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। जब हम किसी के सामने बैठेंगे, किसी के पास बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। और हमें अपने से बड़ों के सामने हमेशा बैठना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए, उनसे कई सीख मिलने वाली है, ठीक है। अगर पूछा जाए कुल कितने उपनिषद है तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। मैंने वेद की बात की थी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेद की बात की थी। वेद कितने हैं, 4। अगर उपनिषद की कोई बात कर ली, ये बहुत जरूरी है याद करना, उपनिषद कितने हैं, 108। यानी कि वेद हो गए 4, उपनिषद हो गए 108, ठीक है। देखिए, उपनिषद बहुत जरूरी है। इसके बाद उपनिषदों को कई चीजों में बांटा गया है। अरण्यक, वेदांग, पुराण। अरण्यक और वेदांग 2 रूप में बांटा गया, उपनिषद को 2 रूप में बांटा गया। पहला है अरण्यक और दूसरा है वेदांग। वेदांग मतलब वेद का अंग। वेदांग मतलब क्या होता है, अरण्यक। और अरण्यक मतलब जंगलों के बारे में हमें उपनिषद से जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है, अरण्यक। देखिए, एक रामायण में आप जाएंगे तो अरण्य कांड होगा, जहां पर जंगल में जब जो है वन में चले जाते हैं राम लक्ष्मण और सीता मैया, तो वहां पर किस तरह से क्या क्या घटना उनके साथ घटती है, तो अरण्य कांड में ये सब चीज लिखा हुआ है। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, वेदांग का मतलब होता है वेद का अंग। पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग इतना जानते हैं कि शायद ये किताब से देख के पढ़ा रहा हूं या कहीं से पढ़ा रहा हूं, कहीं से पढ़ा रहा हूं, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा, चाहे जैसे मुझे पढ़ाना हुआ आप तक पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा, ये मेरा निर्णय है, ठीक है। जानकार होना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। आपके साथ साथ मुझे भी जानकारी मिलती रहेगी और आपको भी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो बहुत जरूरी है पढ़ना, जिसके साथ क्या होगा, हम अगर शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे तभी हम एक दिवसीय परीक्षा में बैठ सकते हैं। बहुत जरूरी डीपली जाकर के हम एक दिवसीय परीक्षा में जाकर के दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, और डीपली जाएंगे तो शायद बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर पुराण की बात कर ली जाए, पुराण की बात, पुराण कितने हैं दोस्तों, 18 पुराण है। कितने पुराण है, 18 पुराण है। हम 18 पुराणों के बारे में आपको बताएंगे। पुराण की बात कर ली जाए तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण है, ठीक है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष हैं, यानी कि अगर पुराण की रचयिता की बात कर ली जाए तो लोमहर्ष इसके रचयिता है। पुराण के रचयिता कौन है दोस्तों, लोमहर्ष है। अगर पुराण की बात कर ली जाए तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष है। जानना, देखिए दोस्तों, हमें पढ़ाई करना है, किसी तरह से हम पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, तो हम लोग इस तरह से ऑनलाइन आकर के आपको पढ़ा रहे हैं। जिम्मेदारी लिए हैं कि आप किसी ना किसी तरह से इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें। मैं कह रहा हूं एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, चाहे जैसे मुझे बहुत हार्ड परिश्रम करना पड़े, फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अभी ये भाग 1 है, जिसमें सिर्फ मैं आपको धार्मिक साहित्य के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद लौकिक साहित्य के बारे में और उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, रामायण की बात कर ली जाए, रामायण की बात, तो रामायण का क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें कितने श्लोक हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए 6000 श्लोक। कितने श्लोक हैं, 6000 श्लोक हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं, 6000 श्लोक थे, ठीक है। कितने हो गए, कितने थे, पहले की बात है, ये पहले की बात है। पहले कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे। और अब कितने हो गए हैं, अब इसका संख्या बढ़ करके कितना हो गया है, 24000 श्लोक। 24000 श्लोक हो गया। ये पहले की घटना है और ये अब की घटना है। अब कितने श्लोक हो गए, अब 24000 श्लोक हो गए। पहले कितने श्लोक थे, 24000 श्लोक थे। यानी कि जिस तरह से हमारी प्रगति हुई, विज्ञान जिस तरह से बढ़ता गया, हमने ये संस्कृत में था, संस्कृत को और अधिक बनाया गया और कुछ चीजें इसमें डाली गई जो चीजें नहीं थी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अब महाभारत की बात कर लेते हैं। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। नोट्स आप बनाते रहिए, आपके लिए नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप बिना नोट्स के पढ़ाई करना असंभव है। नोट्स बनाएंगे तो आप भी पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, दूसरों को भी अपना नोट्स, अपनी जानकारी दूसरों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप बनाते रहिए दोस्तों। चलिए अब महाभारत की हम बात कर लेते हैं। महाभारत, तो दोस्तों हम पहले महाभारत की बात करेंगे। इस काव्य की रचना, ये काव्य है। महाभारत क्या है दोस्तों,
काव्य है। इसकी रचना कब हुई? चौथी शताब्दी में। कब हुई दोस्तों? चौथी शताब्दी में इसकी रचना हुई। महाभारत की रचना चौथी शताब्दी में मानी जाती है। कहा जाता है, लोग कहते हैं अगर महाभारत आप देख लोगे तो आपके घर में, या महाभारत पढ़ लोगे तो आपके घर में महाभारत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इसमें कुटिल नीति, राजनीति, गै गंधर्व और कई चीजों के बारे में आपको बताया गया है। कहां पर बताया गया कुटिल नीति का उपयोग कहां होता है, कहां राजनीति का उपयोग होता है, और शायद कहीं ना कहीं से महाभारत से हमको राजनीति और कुटिल नीति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसकी रचना कौन की? महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास ने इनकी रचना की। महर्षि व्यास ने, अगर रचना की बात कर ली जाए तो महर्षि व्यास ने इसकी रचना की। महर्षि व्यास ने इसकी रचना की। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 8800 श्लोक हैं। इसको एक नाम जय संहिता के नाम से हम जानते हैं। जय संहिता, इसका अगला नाम क्या है? जय संहिता। इसके नाम से हम इसको जानते हैं। किसको जानते हैं? महाभारत। महाभारत में की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसमें है? तो आप बता सकते हैं काव्य में रचना कब की गई? चौथी शताब्दी में रचना किसने की? महर्षि व्यास ने। कितने श्लोक हैं? 8800। इसका दूसरा नाम जय संहिता। बहुत जरूरी है ये सब चीज जानना दोस्तों। जय संहिता इसका दूसरा नाम है। और मैंने जैसे कहा रामायण में श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई, 24,000 हो गया, तो इसमें भी श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई। इसमें भी श्लोकों की संख्या इस समय कितनी है? 24,000 श्लोक है प्रेजेंट टाइम में। पहले ये थे और अब ये है। ठीक है, 8,800 श्लोक थे, अब 24,000 श्लोक इसमें बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर, महाभारत के आधार पर इस देश को भारत कहा जाने लगा। ठीक है, तो क्या है? सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। और अब देख लीजिए धीरे धीरे इसकी श्लोकों की संख्या बढ़ी और अब हो गई कितने? 1,00,000 श्लोक। कितने हो गए? 1,00,000। तो इसको इसीलिए एक अलग नाम से जाना जाने लगा, सतसहस्त्री संहिता। सतसहस्त्री संहिता, सतसहस्त्री संहिता, इसके नाम से हम इसको जानते हैं अब। सतसहस्त्री संहिता, यानी कि अगर कहा जाए महाभारत के कितने नाम है दोस्तों, तो पहला नाम आपका महाभारत, दूसरा यानी कि पहला नाम क्या है? महाभारत है, दूसरा नाम है जय संहिता, तीसरा नाम है सतसहस्त्री संहिता। ठीक है, महाभारत कब था? जब 8,800 श्लोक थे। ठीक है, जय संहिता कब बना? जब 24,000 श्लोक हो गए, और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाने जाने लगा हमारा महाभारत। ठीक है, चलिए अब हम आगे बताते हैं और मनुस्मृतियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज जान लीजिए, इसमें कई चीजें, कल्प सूत्र, षड्दर्शन, स्मृतियां। तो स्मृतियों में हम मनुस्मृति के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गया, वेद हो गए, पुराण हो गए। तो अगर उपनिषद की संख्या कोई पूछ रहा है आपसे, क्या बताएंगे? 108। वेद की संख्या पूछ रहा है 4। पुराण कितने हैं? 18। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मनुस्मृति, देखिए स्मृतियां एवं उनके बारे में बता दे रहा हूँ, स्मृतियां भी बता दे रहा हूँ कौन कौन सी स्मृति लिखी गई। स्मृति, यहाँ स्मृति लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्मृति देख लीजिए और यहाँ पर वर्ष देख लीजिए, वर्ष। ठीक है, स्मृति जान लीजिए और वर्ष जान लीजिए। मनुस्मृति, सबसे पहले कौन सी स्मृति लिखी गई? मनुस्मृति। मनुस्मृति कब लिखी गई दोस्तों? 200 से 200 तथा 200 ईसा पूर्व में ये चीज लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई। ठीक है, याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति की बात कर लें तो याज्ञवल्क स्मृति 100 से 300 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई, याज्ञवल्क स्मृति। नारद स्मृति की बात कर लें, नारद स्मृति, तो नारद स्मृति कब लिखी गई? 300 से 400 ईसा पूर्व के बीच में, 300 से 400 ईसा पूर्व के बीच में नारद स्मृति लिखी गई दोस्तों। पराशर स्मृति की बात कर लें, पराशर स्मृति। दोस्तों नोट्स हम बनाए हैं, नोट्स को देख करके ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें यह बताने किसी बुक से हम अपना नोट्स बनाए हैं, खुद अपने कलम से बनाए हैं अपना नोट्स। पराशर स्मृति 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई। ठीक है, अगर बृहस्पति स्मृति की बात कर लें, बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति की बात कर लें तो 300 से 500 ईसा पूर्व बृहस्पति स्मृति का भी वर्णन उसी बीच में किया गया ईसा पूर्व। नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। और कात्यायन स्मृति की बात कर लें, कात्यायन स्मृति, तो कात्यायन स्मृति कब की गई? 300 से 600 ईसा पूर्व, 300 से 600 ईसा
पूर्व, कात्यायन स्मृति की बात की गई। बहुत जरूरी है दोस्तों इस चीज को पढ़ना, ठीक है। अब हम जो है आपको हम लौकिक साहित्य के बारे में अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों लेते हैं आपसे विदा। और बहुत जरूरी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जानना हो उसके बारे में हमसे जरूर पूछिए। जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे, जितना भी हो सकेगा आपके लिए बनाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के, प्राचीन भारतीय इतिहास के अगले भाग में मिलते हैं। लौकिक साहित्य के बारे में बताते हैं और जो भी चीजें बची हुई हैं सबके बारे में बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।